हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम अर्थ की सरफेस से अबव जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, और उसकी हमने दो फार्मूला जो है वो भी बनाई, और उसमें हमने जो एक फार्मूला थी वो थी GME/RE + h², वो हम किसी भी हाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर h इज़ वेरी लेस देन RE है, मतलब h की वैल्यू बहुत ही कम है RE की कंपेयर में, रेडियस ऑफ अर्थ की कंपेयर में, तो हम g की कौन सी फॉर्मूला लेंगे, GE × 1 - 2h/RE। ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको अब पता है। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी भी तरह, मतलब कुछ डेप्थ में जाते हैं कोई d डिस्टेंस पर, तो हाइट के लिए मैंने h जो था वो डिनोट किया था और डेप्थ के लिए मैं d लिखूंगी। तो मतलब कि बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाते हैं अगर, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, वो एक्सेलरेशन जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सोचिए कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब हम ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ से हम d जितनी डेप्थ पर यहाँ पर कोई पॉइंट मास m रख रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैं पूरी जो अर्थ है उसे 2 पार्ट जो है उसमें डिवाइड कर सकती हूँ। देखिए, एक पार्ट ये हो गया, क्या हुआ ये कि एक जो है इतना जो है वो मैं स्फीयर सोचूं अगर, तो ये जो स्फीयर है उसका पूरा जो मास है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जो पूरी अर्थ है वो दो चीज़ में डिवाइड हो रही है। कौन सी दो चीज़, तो एक ऐसे बोल सकते हैं आप कि ये जो है वो स्फीयर है इतना, जिसकी रेडियस सपोज मैं r ले रही हूँ, स्मॉल r। ठीक है, क्यों मैंने स्मॉल r ली, क्योंकि हम हमेशा जो हमारे जो ये जो होता है मास, पॉइंट मास, उस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम r बोलते हैं। और ये जो स्फीयर है उसे भी हम बहुत सारी शेल की बनी हुई, स्फेरिकल शेल की बनी हुई मान सकते हैं। तो पूरा उसका मास जो होगा वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि पूरी जो अर्थ है वो पूरी अर्थ का मास जो है वो ME है, लेकिन इतना जो मैं अर्थ का पार्ट ले रही हूँ, इतना जो हमने स्फीयर लिया है उसका मास जो है वो हम ME जितना नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट तो अलग हो गया, मैं अभी इतनी ही बात कर रही हूँ इसलिए। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है उसका मास कुछ अलग होगा। तो ये छोटा सा स्फीयर है, इसलिए मैं इसका जो मास है वो मास ऑफ स्फीयर, सपोज मैं MS ले रही हूँ, तो उसका जो मास है यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आप सोचिए पूरी जो है वो हमारी अर्थ है, मतलब कि इतना जो डिस्टेंस हुआ अर्थ के सेंटर तक का वो होगा रेडियस ऑफ अर्थ RE, इतना पूरा RE है। तो इस पर से हम लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर दैट R = RE - D, है ना। अब ऐसे सोच सकते हैं, अगर आप अर्थ की सरफेस पर है और यहाँ पे आपने कोई पॉइंट मास रखा है तो टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितना हुआ, RE + H। ठीक है, लेकिन अगर हम अर्थ के थोड़ा अंदर आ गए तो डिस्टेंस क्या होगा, तो ये टोटल RE है तो RE - D, D जितना नीचे आए मतलब RE - D, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से कितना हो गया, RE - D। ठीक है, तो यहाँ पर R = हम लिख सकते हैं RE - D। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर आप सोचिए कि आपको क्या फाइंड करना है। एक तो यहाँ पर हमने जो है वो पॉइंट मास रखा है, तो उसके लिए G की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए G = मैं फिर से बताऊंगी F/m। तो पहले मुझे फोर्स के बारे में पता लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं ऐसे कि हमने यहाँ पर पॉइंट मास कहाँ रखा हुआ है। एक चीज़ देखिए आप कि हमने ये जो छोटा सा स्मॉल जो स्फीयर लिया था उसकी सरफेस पर है। एक तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट मास है वो कहाँ पर है, तो ये जो स्फीयर है उसकी सरफेस पर रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या बोल सकते हैं, ये जो D थिकनेस का जो पूरा जो स्फीयर है, पूरा ये जो D जितनी थिकनेस का पूरा जो स्फेरिकल शेल है, क्या हुआ, ये शेल हो गया। ठीक है, और उसके इनसाइड है, तो मतलब कि यहाँ जो फोर्स लगेगा, जो पॉइंट मास है उस पर फोर्स लगेगा वो मुझे टोटल नेट लेना पड़ेगा।
किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? एक तो ये जो पूरा हमने स्फीयर लिया हुआ है उसकी वजह से लग रहा है, और दूसरा किसकी वजह से लगेगा? तो ये जो हमने d जितनी थिकनेस वाला जो शेल लिया है, स्फेरिकल शेल, तो उसकी वजह से भी लगेगा। ठीक है, तो अब आप याद कीजिए पास्ट में हमने क्या बात की थी कि अगर कोई स्फेरिकल शेल है और उसके अंदर अगर हम पॉइंट मास रख रहे हैं तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू स्फेरिकल शेल वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का इतना जो डी थिकनेस वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर ये जो पॉइंट मास है उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब इतनी अर्थ का जो ये ना जो पार्ट है वो हमें यहाँ पर यूज़ में लेना नहीं है। मतलब कि इतना जो पार्ट है, इतना जो स्फीयर, स्मॉल स्फीयर जिसका मास है ms, उसकी वजह से ही यहाँ पर फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से ही हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू लिख सकते हैं G ms इंटू m अपॉन क्या है डिस्टेंस r, मतलब r², ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लिखें उसको जो फोर्स है, फोर्स को हम अगर डिवाइड कर दें मास से तो हमें क्या मिल जाएगा? G की वैल्यू मिल जाएगी। तो G एट द डिस्टेंस d लिखे, डायरेक्टली मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो r की वैल्यू जो है वो मुझे पता है re माइनस d है, तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मेरा आंसर क्या होगा? हो जाएगा d डिस्टेंस पर g mm कैंसल ms अपॉन re माइनस d होल स्क्वायर। तो ये जो है d डिस्टेंस पर जो है वो आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ मास ऑफ अर्थ m ही नहीं है, ठीक है, ms होगा। क्यों? क्योंकि इतना जो है, इतना जो पार्ट है उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर g जो है उसकी फॉर्मूला हमें ऐसी मिल गई। अब हमें हर टाइम तो नहीं पता होगा कि जो हमारे पास स्फीयर है उसका मास कितना है, क्योंकि अगर आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो पूरी जो अर्थ है उसकी जो डेंसिटी है वो तो यूनिफॉर्म है, मतलब एक सारी जगह पे एक समान है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मास ऑफ अर्थ हमें लिखना है तो आगे भी आपको बताया था कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं तो रो इंटू 4/3 पाई re³ लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमें स्मॉल स्फीयर के लिए जो लिखना है मास, तो इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं? रो इंटू क्या लिखेंगे? 4/3 पाई, उसका रेडियस क्या है? स्मॉल r है। ये जो स्फीयर लिया हुआ है हमने उसका जो है रेडियस वो स्मॉल r है, दैट मीन्स अपॉन r³ लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, क्योंकि दोनों में रो जो है वो इक्वल है, 4/3 पाई है वो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सारा कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब, है ना, क्यूब ऑफ द रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों का, क्योंकि मास ऑफ अर्थ हमें पता होता है इसलिए इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो ms मतलब जो स्मॉलर स्फीयर है उसका जो है वो हम मास फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन हम लिख सकते हैं, नाउ क्या लिख सकेंगे हम? ms अपॉन me इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा? r³ अपॉन re³। r नहीं लिखना है तो हम लिख सकते हैं ms इज इक्वल टू me यहाँ पर जाएगा और स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? re माइनस d। ठीक है, तो हमें जो है वो मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर मिल गया। तो अगर हम उससे जो इक्वेशन 1 है उसमें अगर डाल दें तो therefore in equation 1 अगर हम लिखें तो g ऑफ d इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा हमारा? g, देखिए ms की जगह पे क्या लिखेंगे हम? me इंटू re माइनस d होल क्यूब अपॉन re³ है, और ये re माइनस d होल स्क्वायर तो था ही पहले से, तो देखिए एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? GME इंटू re माइनस d अपॉन re³ है, हम इसे re² इंटू re लिख सकते हैं। और आपको पता है GME अपॉन re² किसकी फॉर्मूला है? G की फॉर्मूला है ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब GE है, तो लिख सकते हैं G ऑफ D इज इक्वल टू GE इंटू क्या बचा? re माइनस d अपॉन re। यहाँ पर हम re से re को डिवाइड करें तो 1 बचेगा और d अपॉन re। तो ये जो है ये डेप्थ d है तो
वहाँ पर जी की जो फॉर्मूला है वो ऐसे हमें मिल गई। और ये बताता है फिर से GE माइनस समथिंग है, तो जैसे जैसे आप डेप्थ में मतलब अर्थ के अंदर अंदर चलते जा रहे हैं वैसे D बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेप्थ मतलब ये जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस है, वहाँ से जितना आप नीचे जाएंगे उतना D बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे D बढ़ता जाएगा G की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, D इंक्रीज होगा तो G डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो रहा है इसलिए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा मतलब आपको इस पर से इतना तो पता चल गया होगा कि अगर आप अर्थ की सरफेस है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है 9.8, उसके अबव जाते हैं तो भी वो डिक्रीज़ होता है और उसके बिलो जाते हैं तो भी G की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप चलते 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 अर्थ के सेंटर पर आ गए तो वहाँ पर G की वैल्यू क्या होगी? देखिए, अगर यहाँ से चलते चलते अगर आप यहाँ पर आ गए मतलब कितनी डेप्थ पर आ गए, D की वैल्यू क्या हुई? अर्थ के रेडियस जितनी हुई तो यहाँ पर रख दीजिए, D की वैल्यू जो है RE जितनी रख दीजिए, तो RE अपॉन RE क्या हो गया 1 और 1 माइनस 1 0, मतलब कि अर्थ के सेंटर पर जो G की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, समझ में आ गई जो पूरी थियोरी थी वो। तो इतना ही आपको मेन समझना है। यहाँ से मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ कि आप अर्थ जो है ये हमारी पूरी अर्थ है और वहाँ से D जितनी डेप्थ पर यहाँ पर कोई मैंने पॉइंट मास रखा है और मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर इस जगह पर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि हम कहाँ पर है, तो इसे हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी चीज़? एक तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो स्मॉल स्फीयर है जिसका मास मैंने ms लिया है और वो स्फीयर की सरफेस पर जो है वो हमारा पॉइंट मास है, और दूसरा बोल सकते हैं ये D जितनी थिकनेस वाली जो स्फेरिकल शेल है उसके अंदर है, हमारा जो मास m जो रखा हुआ है पॉइंट मास वो उसके अंदर है। दैट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो पूरी जो हमारी स्फीयर है उसका मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड होगा, तो उसके सेंटर से r जितने डिस्टेंस पर है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि r क्या होगा? RE माइनस D। अब हम बोलेंगे कि हमारे जो यहाँ पर जो पॉइंट मास हमने जो रखा हुआ है उस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई स्फेरिकल शेल के अंदर कोई पॉइंट मास रखते हैं तो वो शेल की वजह से उस पर जो नेट जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा, मतलब कि ये है ही नहीं, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं ये जो शेल है वो उसकी वजह से उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब हमें इतना ही पार्ट कंसिडर करना है। तो इतना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं तो उतना ही मास हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जो मास है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसलिए जो फोर्स लगेगा वो G ये जो स्फीयर है उसका ही मास हम लेंगे और यहाँ से इसका डिस्टेंस लिया जो R इक्वल टू RE माइनस D है। अब मास की अगर बात करें तो मास कितना होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ले सकते हैं। तो ये हमने स्मॉल स्फीयर के लिए भी लिखा और पूरी अर्थ के लिए भी लिखा, और अर्थ जो है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, सब जगह पर एक समान है, इसलिए दोनों को रो से ही दिखाया है। अब G अगर फाइंड करना है तो फोर्स को m से डिवाइड करो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गए। ये फॉर्मूला चलेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि हमें स्मॉल स्फीयर जो है उसका मास हर टाइम नहीं पता होता, तो हम ऐसी फॉर्मूला हमेशा बनाना चाहते हैं जिसमें ज़्यादातर चीज़ हमें पता हो, है ना, सबकी जो वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, फिर से ये जो दोनों मास थे उसका रेशियो ले लिया, तो रेशियो की पर से हमें जो स्मॉल स्फीयर का मास था वो मिल गया, वो हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये जो पूरा था GME अपॉन RE स्क्वायर, उसकी जगह पे हम GE लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये सिंपल फॉर्मूला आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करें तो अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पर G की वैल्यू 0 है, फिर धीरे धीरे यहाँ से 0 से बढ़ती गई और यहाँ पर मैक्सिमम हो गई सरफेस पर, और फिर सरफेस से जो अबव जाते हैं तो वहाँ पर G की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ के अंदर दिखाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यहाँ डिस्टेंस चेंज होगा तो G की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है उसका मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने जा रही हूँ। ठीक है, ये जो है वो सेंटर है, अर्थ का क्या है वो सेंटर।
जहाँ पर जी की वैल्यू कैसी है, 0 है। ये जो है वो अर्थ की सरफेस है, मतलब r इज इक्वल टू आर ई है, उसके लिए भी मुझे जी की वैल्यू दिखानी है। तो पहली चीज़ आप सोचिए कि जी जो है उसकी जो फॉर्मूला है इनसाइड, मतलब अर्थ के अंदर जब आप आते हैं, मतलब बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जी की फॉर्मूला आपने क्या लिखी, जी ऐसे लिखा ms/r², ऐसे लिख सकते हैं। स्मॉल स्फीयर है, उसका ही मास हमने कंसीडर किया और स्मॉल r मतलब re-d है, हमें पता है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ कि मास जो है उसे रो इंटू 4/3πr³ लिख सकती हूँ, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक r² कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा, g वो भी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, 4/3π कांस्टेंट है, दैट मीन्स g इज प्रोपोर्शनल टू r। प्रोपोर्शनल टू r का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे r जो बढ़ता जाएगा, r जो है फिर से याद कीजिए कहाँ से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर आप अर्थ के जो सेंटर है वहाँ पे है तो जी की वैल्यू 0 है, फिर वो प्रोपोर्शनल में है मतलब बढ़ती गई, जी इज प्रोपोर्शनल टू आर लिख सकते हैं। और जब हम सरफेस पर आ गए तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अब सरफेस के अबाउट जब लिख रहे हैं तो अब हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, है ना, क्योंकि तब तो पूरी अर्थ का मास हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम अर्थ के बाहर आ गए। तो तब जी की फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, पूरी अर्थ का मास अगर कंसीडर करें तो GME/r², तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब कि ये हुआ कि अगर हम बाहर हैं तो जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² और g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो r बढ़ेगा तो g घटेगा, मतलब डिक्रीज होगा। तो ये जो है वो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये हमने ग्राफ बनाया कि जैसे जैसे डिस्टेंस r चेंज होगा g की वैल्यू कैसे चेंज होगी, उसके लिए हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो थियरी थी वो भी आप फिर से एक बार अच्छे से लिख देना और ये जो पूरी जो थियरी है वो आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे।